नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी साल 2021 से शुरू होती है और अब 2024 में जाकर इस कहानी का पटाक्षेप होता है, यानी दी एंड होती है। साल 2021 में किसी एक महीने की किसी एक तारीख को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक शख्स की लाश मिलती है। लाश बुरी तरह सड़ी गली हालत में मिलती है। लाश की बदबू से पहली बार लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता है और फिर लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर करती है। लाश की हालत ऐसी है, उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे देखकर ये तो साफ होता है कि ये कई दिन पुरानी लाश है और बॉडी पर कुछ इस तरह के इंजरी मार्क भी पुलिस को नज़र आते हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद इस आदमी की मौत इसी हाईवे पर किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई होगी। अब पुलिस मौका वारदात पर, जहां पर लाश मिली थी, उसके आसपास के इलाके की बहुत अच्छी तरह से तलाशी लेती है, ताकि कोई बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़ वहां पड़ी हुई मिल जाए जिससे इस अभागे इंसान के बारे में पता चले कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था और यह आदमी कौन था, उसकी पहचान पता चल जाए। पुलिस ने ये कोशिश की, लेकिन पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। जिस जगह पर यह लाश मिली थी वो मुंबई के पास का इलाका है और विरार का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। विरार पुलिस स्टेशन की टीम जो है मौके पर पहुंची थी और वही इस मामले की जांच कर रही थी। तो खैर, चूंकि मरने वाले आदमी की पहचान नहीं हो पाई, चेहरा पहचानने लायक था नहीं, कोई ऐसी चीज़ मौके पर मौजूद नहीं थी, तो जो विरार पुलिस की टीम है उसने इस सिलसिले में एक एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया अननोन लोगों के खिलाफ और उस केस को जांच करने का और उसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन एक वो दिन है और एक आज का दिन। ये मामला जो है धीरे धीरे फाइलों के नीचे दफन होता चला गया और धीरे धीरे एक कोल्ड केस में तब्दील हो गया। कोल्ड केस मतलब ऐसा मामला जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया हो, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। तो ये एक ऐसा ही मामला बनकर रह गया जिसमें एक डेड बॉडी जो अनक्लेम्ड थी, एक लावारिस लाश थी, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई और सूनर और लेटर तफ्तीश के क्रम में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो कुल मिलाकर एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला पुलिस ने 2021 में दर्ज किया था और वो मामला 2021 से अनसुलझा पड़ा हुआ था। अब आपको पता है देश में चुनाव होने हैं, तो पुलिस एक्टिव मोड में है। जगह जगह जो भी लोग हथियार रखते हैं, लाइसेंसी हथियार, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन, ये सारी चीज़ें जमा कराएं चुनाव के मद्देनज़र, ताकि सिक्योरिटी रहे, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो। और जिन लोगों के पास इलीगल वेपन है वो तो अपने आप में गैर कानूनी काम करते ही हैं। पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है, उन्हें जेल भेज रही है, उन पर मुकदमा दायर कर रही है। तो इसी सिलसिले में मुंबई के पास वसई ईस्ट है और वसई ईस्ट में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है पिलहर। तो इस पिलहर पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो अपने आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बहुत ऑब्वियस है, बहुत सारे और भी पुलिस स्टेशन की टीमें जो है अलग अलग इलाकों में इस तरह के ऑपरेशंस कर रही है। जो भी पुराने छंटे हुए बदमाश हैं उनको पकड़ना, उनसे पूछताछ करना, जो प्रोबेबल क्रिमिनल हो सकते हैं या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं उन पर नज़र रखना, उन्हें राउंड अप करना, पूछताछ करना, ज़रूरत पड़ने पर जेल भेज देना, ये सारी चीज़ें पुलिस कर रही है। पुलिस बहुत एक्टिव मोड में है। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार पुलिस चला रही है और इसी महीने की 7 तारीख को, यानी 7 अप्रैल संडे, पुलिस जो है नाला सोपारा ईस्ट इलाके में एक आदमी के घर पर एक गुप्त सूचना पर दबिश देती है और ये पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन का ही हिस्सा है। गुप्त सूचना क्या है कि इस आदमी के घर में कोई वेपन, कोई हथियार, कुछ तो हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट और पुलिस के मुखबिर जो है वो खुफिया तरीके से पुलिस वालों के कानों में बताते रहते हैं। तो कॉम्बिंग करती हुई वसई ईस्ट की पुलिस को नाला सोपारा ईस्ट में एक आदमी के पास कुछ हथियार होने की खबर मिलती है और पुलिस उस आदमी के घर पर दबिश डालती है। इस आदमी का नाम है फूकन साऊ। अब ये फूकन साऊ के घर पर जब पुलिस छापेमारी करती है तो पुलिस को कोई ऐसा अग्नेयास्त्र यानी कोई फायर आर्म नहीं मिलता, कोई गोली बंदूक जैसी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन एक बड़ा सा तलवार मिलता है और एक चाकू भी मिलता है और
ये चाकू और तलवार जिस तरह से छुपा कर रखे गए थे घर के अंदर, वो देखने से साफ है कि इस बंदे का इरादा इन चाकू और तलवार को रखने के पीछे कोई मेलाफाइड ही रहा होगा। क्योंकि तलवार तो देखिए डे टू डे अफेयर में काम आता नहीं, कभी मतलब कोई परंपरागत जो खेल होता है जिसे पंजाब में गतका कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, या फिर जिसे कहते हैं ना कि करतबबाजी दिखाने के लिए या कोई मार्शल आर्ट के लिए कई बार तलवारों का इस्तेमाल होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और इसके अलावा चाकू या तो रसोई में हो, और अगर रसोई में नहीं हो तो डेली रूटीन के लिए घर में हो तो एक बात समझ में आती है। अदरवाइज़ अगर कोई चाकू ऐसा हो जो डेली रूटीन और रसोई से रिलेट ना करता हो तो फिर उस चाकू के पीछे कोई और कहानी हो सकती है। तो ये किसी चीज़ को किस तरह से रखा गया है, कैसे छुपाया गया है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इस पर भी किसी आदमी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है और किसी आदमी को उस मामले में वॉकओवर भी मिल सकता है, रियायत भी मिल सकती है। कहने का मतलब, अगर आप चाकू लेकर निकलते हैं और किसी को उस चाकू से डराते हैं, बेशक वो रसोई में सब्जी काटने वाली छोटी सी चाकू हो, लेकिन आप पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन वही चाकू जब आप घर में रखते हैं, रसोई में इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये फूकन साहू के घर से पुलिस को एक तलवार और एक चाकू मिलता है, और सारा चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस को लगता है कि इसने ये दोनों हथियार ज़रूर किसी बदनीयती से, गलत इरादे से रखे होंगे। पुलिस इस फूकन साहू को उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि भाई क्या मामला है, बताओ, ये हथियार तुम्हारे पास कहाँ से आए, तुमने क्या प्लानिंग थी तुम्हारी। फूकन साहू पहले इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती करती है तो वो न सिर्फ इस चाकू और तलवार की कहानी बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि उसने एक आदमी का कत्ल किया है और उस कत्ल की वारदात को अब लंबा वक्त गुजर चुका है और उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है। आप भी ये सोचेंगे कि भाई जिस कत्ल के बारे में खुद पुलिस को नहीं पता है, ये मुलजिम अपने आप जो पकड़ में आया है, ये पुलिस को क्यों बता रहा है। तो इसके पीछे की जो सिंपल सी बात या लॉजिक या वजह है वो ये है कि कई बार अपराधी जो है वो जब पुलिस के शिकंजे में आता है तो इस तरह से डर जाता है और उसे अपना भविष्य इतना खतरनाक नज़र आने लगता है, इनकाउंटर का खतरा सताने लगता है। वो सोचता है कि मैं सब कुछ सच सच बोल दूं ताकि पुलिस वाले मुझ पर कुछ रहम करे और मेरी जान बचे। तो कहने का मतलब यह है कि घबराहट के मारे कई बार बड़े से बड़ा अपराधी भी सच बोल देता है। तो ये फूकन साहू ये बताता है कि उसने एक कत्ल भी किया है और उस कत्ल में इस तलवार और चाकू का इस्तेमाल भी हुआ था, और अब आने वाले दिनों में भी वो एक कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। और न सिर्फ प्लानिंग कर रहा था बल्कि उसने उस दूसरे कत्ल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को, सुपारी किलर को कुछ रुपए भी दे रखे हैं, लेकिन वो सुपारी किलर जो है पीछे हट चुका है। ऐसे में उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कत्ल वाला, वो अभी खटाई में पड़ गया, टल गया है। उसकी प्लानिंग जो है टल गई है, लेकिन एक मर्डर उसने किया है, ये बात वो कबूल रहा है। अब पुलिस फूकन साहू पर शिकंजा और कस देती है। बहुत ऑब्वियस है, अगर कोई अपने आप पुलिस को ये बताए कि मैंने मर्डर किया है तो जाहिर सी बात है पुलिस उस पर शिकंजा तो कसेगी। पुलिस उससे और पूछताछ करती है, बोलती है भाई किसका कत्ल किया, क्यों किया, साथ में कौन थे। तो वो दो नौजवान लड़कों का नाम लेता है। इस आदमी को, फूकन साहू को जो पुलिस ने पकड़ा था, इसकी उम्र तकरीबन 50 साल की है। और उससे जब पूछताछ होती है और पुलिस पूछती है कि तुम्हारे साथ उस मर्डर में कौन कौन से लोग थे जो तुमने पहले कर रखा है, तो वो दो लड़कों के नाम लेता है, जिनमें एक का नाम है अब्दुल शाह और दूसरे का नाम है इमरान सिद्दीकी। ये दो नौजवान हैं जिनकी उम्र जो है 20 से 30 के दरमियान है। पुलिस पूछती है कि भाई इन दोनों का क्या रोल है, तो फूकन साहू बताता है कि जो मर्डर हमने किया था वो इन्हीं दो लड़कों की मदद से किया था और इन दोनों लड़कों को मैंने 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी एक आदमी के कत्ल के लिए। पुलिस ने पूछा किसका कत्ल किया था, क्या दुश्मनी थी, बताओ। तो वो बताता है कि मेरा पहले गुलशन नाम की एक महिला के साथ अफेयर हुआ करता था, उसे मैं प्यार करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि गुलशन पहले से मैरिड थी, शादीशुदा थी, और प्यार करने के बावजूद मैं गुलशन के साथ जो है घर नहीं बसा सकता था, शादी नहीं कर सकता था। मगर चूंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे तो हमने फिर ये तय किया कि हम गुलशन का जो पति है उसे रास्ते से हटाएंगे। उसके पति जो है पेशे से एक वकील थे और उनका नाम था अकरम इदरीसी। तो अकरम इदरीसी की हत्या करनी थी और ये हत्या सिर्फ, आप इसे प्यार कहें या इलिसिट रिलेशन कहें, उसके वजह से की जानी थी। तो फूकन साहू ने अपनी प्रेमिका गुलशन को पाने के लिए उसके पति अकरम इदरीसी के नाम की सुपारी निकाली और सुपारी दी 1 लाख रुपए की, और वो सुपारी ली अब्दुल शाह
और इमरान सिद्दीकी नाम के 2 लड़कों ने। इन दोनों ने मौका देखा और साल 2021 में इन दोनों ने मिलकर अकरम इदरीसी की हत्या कर दी। उसे अगवा किया, उसे हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद लाश फेंकी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क के किनारे। कुछ ऐसी झाड़ियों वाली जगह पर या सुनसान जगह पर वो लाश पड़ी हुई थी कि पहले लोगों की नज़र उस पर गई ही नहीं, और तब तक नज़र नहीं गई जब तक कि लाश की बुरी हालत नहीं हो गई, वो पूरी तरह से सड़ नहीं गई। अब जब फूकन साव ने ये सारी बात बताई और उसके साथ साथ पुलिस ने अब्दुल शाह और इमरान मलिक नाम के 2 किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया, तो इन लोगों ने भी फूकन साव की उस स्टोरी को सपोर्ट किया और कहा कि हाँ माई बाप, हम तीनों ने मिलकर वो मर्डर किया था। पुलिस को लगा कि अब पुलिस को ये पता लगाना चाहिए कि क्या वाकई विरार थाने में, उसके थाने की हद में कोई इस तरह का मामला 2021 में दर्ज हुआ था जिसमें एक्सीडेंटल डेथ का कोई केस या कोई लावारिस लाश का मामला। तो पुलिस ने जब चेक किया तो पाया कि वाकई विरार में एक एक्सीडेंटल डेथ का केस एक पर्टिकुलर मंथ में दर्ज हुआ था, और इन लोगों ने जो कत्ल किया था उसके डेट और टाइम के साथ विरार में दर्ज हुए उस केस के डेट और टाइम को जब पुलिस ने मिलाया, वसई ईस्ट की पुलिस ने, तो फिर वो सारी बातें एक दूसरे से मिल गई, यानी कोरोबोरेट कर गई। इससे ये पता चल गया कि 2021 में वो जो लावारिस लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अकरम इदरीसी नाम के उस एडवोकेट की थी, उस लॉयर की थी जिसकी बीवी गुलशन के साथ फूकन साव को मोहब्बत थी, प्यार था, और फूकन साव ने गुलशन से शादी करने के लिए अकरम इदरीसी की हत्या करवाकर उसकी लाश वहीं मुंबई अहमदाबाद हाईवे के किनारे फेंकवा दी थी। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 3 साल पुराना, 2 साल नहीं 3 साल, तकरीबन 3 साल पुराना एक कोल्ड केस, एक ठंडा पड़ चुका कत्ल का मामला जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता था सिवाय 3 कातिलों के, और चौथा शायद गुलशन रही हो जिसको पता हो कि उसके पति की हत्या हुई है, और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एकाएक ये इस मामले का पता चल गया और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गए। तो इसमें हिंदी की एक कहावत याद आ रही है, उसे कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब पर्पस तो कुछ और था कॉम्बिंग ऑपरेशन का, लेकिन काम कुछ और हो गया, तो बड़ा काम हो गया। पुलिस भी काफ़ी खुश है नाला सोपारा ईस्ट की। लेकिन अभी इस कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट और बाकी है। वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि फूकन साव को जब पुलिस ने पकड़ा तो फूकन साव ने पुलिस को 2 बातें कही थी। एक बात तो ये कहा कि मैंने पहले भी एक कत्ल किया है, और दूसरी बात उसने ये कही कि मैं एक और कत्ल करने वाला हूँ। तो कत्ल जो किया है उसकी कहानी तो साफ़ हो गई, अकरम इदरीसी का कत्ल किया था, वो सारी चीज़ें मिल गई पुलिस को, स्टोरी एक दूसरे से जो जॉइनिंग द डॉट्स कहते हैं ना, वो डॉट पुलिस ने जॉइन कर लिए। अब जो कत्ल करना था वो किसका करना था और क्यों करना था, पुलिस को ये पता करना था। तो पुलिस ने जब फूकन साव से पूछा तो फूकन साव ने कहा कि अब बेसिकली मुझे एक नहीं 2 कत्ल करने थे। तो पुलिस और हैरान हुई कि पहले तो एक ही कत्ल बोल रहा था, अब 2 कत्ल बोलने लगा। तो पुलिस ने पूछा फूकन साव से, भाई किसका कत्ल करते, क्यों करते? तो उसने कहा एक कत्ल तो मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड गुलशन की करता। पुलिस और हैरान हुई कि क्यों कत्ल करते, जिसके पति की तुमने हत्या कर दी, जिसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी तुम हो, क्यों उसकी हत्या करते? तो उसने कहा कि मैंने जब गुलशन के पति अकरम इदरीसी की हत्या करवाई, उसके बाद जब मैं गुलशन के पास गया तो गुलशन ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, यानी मेरे साथ धोखा किया, और मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुलशन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पति की हत्या हो जाने के बाद उसने मुझे तो डंप किया ही, मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, और वो एक और आदमी से प्यार करने लगी जिस आदमी का नाम है विक्रम गुप्ता। यहाँ तक कि गुलशन ने मुझे ये कहा कि वो अगर शादी करेगी तो विक्रम गुप्ता से ही करेगी, मुझसे नहीं करेगी। ये बात फूकन साव ने पुलिस को बताई। अब फूकन साव, जैसे कहते हैं ना कि बुरी तरह फूंका हुआ गुस्से में, उसने ये तय किया कि वो गुलशन की भी हत्या करेगा और विक्रम गुप्ता की भी हत्या करेगा। और 2021 से लेकर अब तक ये सारी प्लानिंग, या समझ लीजिए कि सीक्वेंस वाइज, सिलसिलेवार तरीके से ये सारा घटनाक्रम चला आ रहा था। गुलशन के नाम की उसने सुपारी भी दे दी थी, लेकिन गुलशन जो है वो और ज़्यादा चालाक निकली। वो मुंबई छोड़कर अपने नेटिव उत्तर प्रदेश भाग गई, अपने गांव चली गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पति की हत्या हो गई, दूसरा बॉयफ्रेंड जो है हत्या करके कातिल बन गया,
तीसरा बॉयफ्रेंड विक्रम गुप्ता वो ज़िंदगी से आउट हो गया क्योंकि वो मुंबई में ही रह गया और गुलशन खुद फरार हो गई अपने होम टाउन यूपी और वहाँ जाकर उसने चौथे आदमी से शादी कर ली। कहने का मतलब ये कि गुलशन भी बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। 2-3 लोगों को डंप करके उसने चौथे आदमी से यूपी में शादी रचाई और इन दिनों वो यूपी में है, ये कंफर्म है। लेकिन चूंकि वो यूपी चली गई तो जो सुपारी किलर्स हैं जिनको फूकन साउ ने अब हायर किया था गुलशन और विक्रम गुप्ता की हत्या के लिए, उन्होंने गुलशन की हत्या करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम यूपी में जाकर तो कत्ल करेंगे नहीं, तो इसीलिए गुलशन की हत्या नहीं हो पाई। 70,000 रुपये की सुपारी इसके बाद फूकन साउ ने इन सुपारी किलर्स को दी, जो अब पकड़े गए हैं। अब पकड़े नहीं गए, मतलब वो कौन है अभी इसके क्लियर नहीं है। नए सुपारी किलर्स को दी और उनसे कहा कि ठीक है, अब आप जो है कम से कम विक्रम गुप्ता की हत्या कर दो जिसने गुलशन को मेरी ज़िंदगी से छीन लिया। लेकिन सुपारी किलर्स को पता नहीं विक्रम गुप्ता पर रहम आ गया या उसकी किस्मत अच्छी थी या उनको काम करने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने फूकन साउ के 70,000 रुपये अपने पास रख लिए और विक्रम गुप्ता की हत्या करने से भी मना कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो फूकन साउ है इसने एक हत्या की थी, उसका भेद खुल गया। दूसरी हत्या की कोशिश की अपनी गर्लफ्रेंड की, वो गर्लफ्रेंड बच गई, वो भाग गई। और तीसरी हत्या गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को वो मारना चाहता था, विक्रम गुप्ता को, लेकिन विक्रम गुप्ता की हत्या करने से जो शूटर्स हैं, जो किलर्स हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब ये केस खुल चुका है। पुलिस अब इन नए शूटर्स और सुपारी किलर्स जो हैं जिन्होंने 70,000 रुपये फूकन गुप्ता से लिए थे, पहले गुलशन की और फिर बाद में विक्रम गुप्ता की हत्या करने के लिए, अब उनकी धरपकड़ की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया है और कत्ल के एक पुराने मामले को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व कर लिया है। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी स्टोरी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह आए हैं और कुछ हमारे चुनिंदा दर्शकों के नाम हम अपनी परिपाटी के मुताबिक आइए अभी लेते हैं। आपको हमने बताया था कि किस तरह पुणे से एक लड़की का, बीई की स्टूडेंट का किडनैप हो गया और फिर उस स्टोरी का बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन किडनैपर्स जो थे वो सिर्फ बदमाश नहीं थे बल्कि बहुत बड़े बेवकूफ़ भी थे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप वो सुनना जानना चाहते हैं तो आपको क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में उस स्टोरी को आप सुन सकते हैं। अब आइए वो जो स्टोरी है उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कुछ कमेंट्स किए हैं वो कमेंट पढ़ता हूँ और कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। राधे का दीवाना के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, वो रेगुलर कमेंट करते हैं। उन्होंने भी अपना कमेंट आज किया है और कहा है कि आज के ज़माने में दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और वाकई किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। पीके चंद्रा ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच चंद्रा साहब। मोहम्मद अफजल हुसैन का कमेंट है, स्वागत आपका। देवराज शर्मा जी हैं सिलीगुड़ी से, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। शिवम ध्रुव हैं छत्तीसगढ़ से, इन्होंने भी कमेंट किया है, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और योगेश कुमार जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है। अमित पटोले साहब का कमेंट है। दीपक पटेल हैं। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं। काके चौधरी साहब का कमेंट है, इन्होंने राम राम सर जी लिखा है और इन्होंने लिखा है कि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो इस तरह के मैसेज करेंगे, आप उनको इग्नोर किया करो। थैंक यू वेरी मच काके चौधरी साहब, इस तरह मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। देखिए, सच तो ये है कि मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई इस तरह के हार्ड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन कई बार जब आप ऑनेस्ट होते हैं और अपनी बात बहुत ईमानदारी से ऑन स्क्रीन कहते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को लोग मानेंगे। 100 में से 90-95 लोग आपकी बातों पर यकीन करते हैं। कोई जो 2-4 लोग यकीन नहीं करते हैं तो वो 2-4 लोगों का यकीन नहीं करना आपको कई बार जाने अनजाने तकलीफ़ दे जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप ऑनेस्टी से अपनी बात कहते हैं। अगर मैंने कोई कॉन्कॉक्टेड या झूठी कहानी कभी सुनाई होती स्टोरी नहीं कर पाने को लेकर, या यहाँ कई बार होता है ना कि मैं मिस कर जाता हूँ। आप लोग कहते हैं कि भाई चांद हो गए हैं, कोई कहता है ईद के चांद हो गए हैं, अक्सर आप गायब हो जाते हैं, छुट्टी बहुत मारते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। जो रीज़न होता है वो मैं जब ऑनेस्टली बताता हूँ तो कुछ लोग उस चीज़ को यकीन नहीं करते उस बात पर, तो वो चीज़ कई बार तकलीफ देती है। एनीवे, नो हार्ड फीलिंग्स। परूप श्रेष्ठा जी हैं, जर्मनी से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। शोभा सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने नमस्कार किया है, मेरी तरफ से भी नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण सिंह राजपूत राठौर, इन्होंने भी कमेंट किया है और जय श्री महाकाल का उद्घोष किया है। ये आगर मालवा मध्य प्रदेश से हैं। फीलिंग्स
सुभान ने कमेंट किया है, ये झारखंड से हैं और अबू धाबी में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। चंद्रिका यादव, ये पुणे में 3 साल से रह रहे हैं और अक्सर फिल्म देखने और शॉपिंग करने के लिए उसी मॉल में जाते हैं जिस मॉल की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। स्वप्ना जेना हैं, ये ओडिशा राउरकेला से हैं। राउरकेला से भी मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। आप लोग सोचेंगे कि जिस जगह का नाम लेता हूँ उससे कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ आता है पॉलिटिकल लीडर्स की तरह। जैसे पॉलिटिकल लीडर कहीं जाते हैं ना तो बताते हैं कि यहाँ से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, तो मेरी भी तकरीबन वही हालत हो गई है। राउरकेला से क्यों यादें जुड़ी हैं ये आपको बताता हूँ। मेरा बचपन झारखंड के सिमडेगा में गुजरा और थोड़ा सा वक्त मेरा जमशेदपुर टाटानगर में गुजरा, क्योंकि मैं वहाँ भी रहा और मामा के घर में मेरी आधी परवरिश हुई। तो जब मैं टाटानगर से सिमडेगा जाया करता था तो रूट कई बार राउरकेला से बनता है, तो इसलिए राउरकेला होकर जाया करता था। तो आपने जब राउरकेला का जिक्र किया, स्वप्ना जेना, तो मुझे उस जगह की याद आ गई। उमेश भुइयाँ हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। श्री राम प्रभु ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। योगा विथ विकास हैं, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं और हमारे एक दर्शक हैं जूनागढ़ से JK चांडेगड़ा। ये लिखते हैं कि आज के समय में फ़िल्म और मोबाइल जो है वो इन लोगों के और ख़ासकर नौजवानों के दिमाग में जहर भर रहे हैं और कई बार नौजवान इस तरह के गलत फैसले करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। काफ़ी सही बात आपने कही है विजेंद्र सिंह जी। देखिए, ये मोबाइल हो या टेक्नोलॉजी भी हो, मतलब सारी टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँगा, वो एक दोधारी तलवार है। अब ये हम लोगों को खुद तय करना है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल पॉजिटिव काम के लिए करते हैं या नेगेटिव काम के लिए करते हैं। बहुत सारे नए यंगस्टर और मैं कहूँगा कि बडिंग टैलेंट्स जो हैं वो हमारे ये शो देखते होंगे, तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको इस दुनिया में अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें पता चलेंगी। आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक, गार्जियन आपको सारी चीज़ों से बचा कर नहीं रख सकते, वो रोक नहीं सकते। आप सोशल मीडिया एक्सप्लोर करेंगे, अजीबोगरीब चीज़ें आपको दिखेंगी, कई बार ऑब्सीन कंटेंट देखेंगे, क्राइम देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन अब आपको तय करना है कि आपको कौन सी चीज़ अपने साथ रखनी है और कौन सी चीज़ को डंप करके पॉजिटिव चीज़ को स्वीकार करना है, उसके साथ कंटिन्यू करना है। तो ये आपको तय करना है। आपसे बढ़िया आपका कोई फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हो नहीं सकता। तो खैर, मेरी तरफ से आज इतना ही ज्ञान, और ये ज्ञान जो है मैं तो ये कहूँगा कि नए उम्र के लोगों के लिए है जो ऑब्वियसली 30+ हैं। वो खुद काफ़ी मैच्योर होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, तो उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। तो आज इतना ही। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर, बातचीत करके। आपके कमेंट्स और जवाब का इंतज़ार रहेगा। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ई के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।